हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं। तो वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है और मैंने कुछ पेपर अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर आपने उन्हें चेक किया हो नीचे लिंक दिए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत स्पेशल चीज कवर करने वाले हैं, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, ठीक है, लेकिन बिलीव मी, ये केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो आप देखोगे, देखो कम से कम आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, अब स्टेप बाय स्टेप समझो कि 80 मार्क्स को आप लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो 80 मार्क्स में से आपको पता है 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी, जिसमें सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 1 to 18 मार्क्स, 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और 19 और 20 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 21 से 25 के 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 26 to 31 आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 30 to 35 आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ये सारे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, तब नंबर मिलते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन 36 से 38, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन सेक्शन ई के, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टोटल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मतलब ये जो क्वेश्चन है सेक्शन ई, ये आपका 12 मार्क्स का होता है, जो कि मैं आपको बोलूंगा सबसे इजी है। दीज आर द मार्क्स आप सबसे इजीली ले सकते हो करने को। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन में आती है, लेकिन हम लोग जब केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, तो बिलीव मी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये 12 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग 10 केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर से देखो जरूरी नहीं है किस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये नहीं है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादातर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 केस बेस्ड क्वेश्चन। सारे केस बेस्ड क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। जितने आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, ये 12 नंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे मैं आपको अप्रोच भी समझा जाऊंगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला आता है केस बेस्ड क्वेश्चन 1। देखो, सबसे पहले ये समझना, केस बेस्ड क्वेश्चन में जो भी अब कोई भी क्वेश्चन होता है, देखो आपको दिया हो, एक होता है फालतू की इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसका आपको कुछ काम नहीं है, बस खाली खाली कहानी दी हुई है, उसको आप यूज करो या नहीं करो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा होता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिसे हमें यूज करना पड़ता है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें खाली आपको पैराग्राफ दे देंगे, कोई उसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब भी आप एक केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो, पहले दिमाग में ये बिठा लो कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है, क्योंकि जब आपको चैप्टर पता चलेगा तभी आप उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे और उसके थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें लगा पाओगे। तो हम लोग जब भी एक क्वेश्चन करेंगे, हम लोग 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है, पहली चीज ये देखेंगे, और दूसरा क्या इंफॉर्मेशन इसमें से बहुत यूजफुल है और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और जिसको करने या यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये 2-3 चीजें आपने सीख ली तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान हो जाएंगे। तो चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इको क्लब ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू डेवलप ए गार्डन ऑफ द स्कूल एंड प्लांटेड 3 टाइप्स ऑफ प्लांट ए बी सी। प्लांट ए आर एक्स इन नंबर। अब देखो सबसे पहले, अब एक स्कूल ने कुछ डिसाइड किया, प्लांट किए 3 प्लांट एबीसी, मुझे मतलब नहीं है कौन सा स्कूल है क्या, ये सब आपकी फालतू की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। प्लांट ए को एक्स नंबर दिया, जो जो चीजें रेलिवेंट है आप उसे लिखते जाओ, ठीक है। तो आपने कहा नंबर ऑफ प्लांट ए कितना हो गया, एक्स हो गया, एंड नंबर ऑफ प्लांट बी आर सेम एज डेट ऑफ नंबर सी। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि 3 प्लांट है, प्लांट ए का नंबर एक्स दिया हुआ, प्लांट बी और सी के नंबर सेम है, तो आपने कहा नंबर ऑफ प्लांट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट सी, ठीक है। आगे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट इज 100, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसे भी मैंने लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने दिए हुए हैं, 100। अब पूरे क्वेश्चन में से ये 3 लाभ देखोगे, ये खाली यहां से लेके यहां तक काम की चीज थी। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस वर्ड प्रॉब्लम को देखो, हम लोग भूल गए, हमने काम की चीजें यहां पे लिख दी। तो अब देख रहे हो, जो मेरा क्वेश्चन इतना बड़ा शुरू हुआ था वो अब आपके रिड्यूस
इतने में हो गया। मेरे को तीन चीजें दी हुई है, प्लांट ए एक्स दी है, प्लांट बी और प्लांट सी मुझे नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ प्लांट ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पहला कहते हैं राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया ये जो क्वेश्चन है ये आपका किससे बिलोंग करता है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ है तो सबसे पहले आपको ये हिंट मिल गया कि हमारे दो वेरिएबल तो होने चाहिए अगर लीनियर इक्वेशन है। अब देखो एक वेरिएबल तो एक्स दे दिया, मैंने कहा प्लांट बी और प्लांट सी दोनों के वेरिएबल मैंने मान लिए नम लेट किया, लेट नंबर ऑफ प्लांट बी विच इज इक्वल टू नंबर प्लांट सी, और मैंने इसे वाई के बराबर कह दिया। तो मेरे को ये पता चल गया मेरा प्लांट ए बी सी तीन प्लांट है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई है। अब सबसे पहले कहते हैं क्या इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को एक लीनियर इक्वेशन में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करेंगे, आपने कहा तीनों का सम कितना है, कितना दिया हुआ बच्चों, हाँ 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने पहले पार्ट में कहा x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आपने कहा कि भाई नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ए जो कि x है, प्लांट बी वाई है, प्लांट सी वाई है, तो आपका टोटल कितना हो गया 100, या फिर इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन आपने लिख दी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, क्या था, राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो विच इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब ये तो मैंने मेथड आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, अगर आप इन चीजों को डायरेक्ट भी लिखते हो, इतना आपने लिख दिया नंबर ऑफ प्लांट है x, बी और सी वाई, और आपने मन में ऐड कर लिया चाहे x प्लस वाई होगा, आप डायरेक्टली आंसर भी ये लिखते हो। इसे लिखने के बाद तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब जैसे ही आपने ये लिख दिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप ए, टाइप ए मैंने क्या लिया एक्स मुझे 50 दिया है, मुझे कहते हैं प्लांट बी कितने होंगे, प्लांट बी मतलब क्या, मेरे को वाई निकालना है, ठीक है। अब आपने सेकंड पार्ट की, अब देखो अब अगर इक्वेशन आ गई, आपने कहा नाउ x इज इक्वल टू 50, क्योंकि मेरे को प्लांट 50 दिए, मैंने प्लांट x लिया, मैंने सीधे का प्लांट x 50 है, तो आपने कहा देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, x की जगह मैंने डाला 50 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। आई थिंक आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तब भी अभी के लिए 2y विल बी इक्वल टू 100 माइनस 50, तो 2y इज इक्वल टू 50, या y कितना आ जाएगा 25। तो जैसे ही y 25 आया, y क्या है, प्लांट बी और प्लांट सी दोनों y 25 है, तो मेरा इसका आंसर हो गया नंबर ऑफ प्लांट बी 25 आ गया। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट, हो गए दो पार्ट। तीसरा पार्ट देखो, इफ द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप ए एंड बी टुगेदर इज 75। अब ये कहते हैं ए और बी मिला के, अब ए कितने थे x, बी कितने थे y, दोनों को मिला के 75 है, तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप सी। तो आपने बेसिकली कहा, अब ये चीज याद रखना कि आपका जो पहले का क्वेश्चन है इससे इन दोनों का लेना कुछ नहीं है, ठीक है। पहले में इन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप ए इज 50, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप ए एंड बी टुगेदर इज 75, तो आपने कहा x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 75, और अभी आपने एक इक्वेशन बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अगर आप इसमें x प्लस वाई को 75 डाल देते हो, क्योंकि आपको निकालना है प्लांट सी, तो y कितना आ जाएगा 75 माइनस 25 विच इज अगेन 25, 100 माइनस 75 विच इज 25। तो आपके क्योंकि प्लांट बी और सी बराबर थे, तो अगर प्लांट बी पूछे होते वो भी आपके 25 हो गए, आपको प्लांट सी पूछा है तो ये भी आंसर हो गया 25। आई होप ये तीनों क्लियर है। अब चलते लास्ट पे, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप सी। टाइप सी मतलब मैं क्यों क्या निकालना है, फिर से वाई निकालना है। इफ द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ टाइप ए इज 60, अगर टाइप ए 60 दिया तो आपने फिर से फोर्थ पार्ट में लिख दिया, देखो फोर्थ पार्ट में फिर से कहा नाउ x इज इक्वल टू 60, फिर से इक्वेशन ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, x की जगह मैंने डाला 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब मुझे y निकालना है, तो आपने ये उधर ले गए, 100 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 40, क्या y आ जाएगा 20। जैसे ही y 20 आया तो मेरे इसके हिसाब से प्लांट बी और प्लांट सी दोनों 20 हो गए, क्योंकि मुझे टाइप सी निकालना है, तो इसका आंसर हो गया 20। तो इस तरह से आपके चारे पार्ट के आंसर हो गए। पहले का आंसर होगा x प्लस 2y इक्वल टू 100, दूसरे का 25, तीसरे का 25, चौथे का 20। आई होप ये आसान है, बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अब चलते
केस स्टडी 2 पे। चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। RWF लोकेलिटी इज रनिंग ए लैंडिंग लाइब्रेरी, कह रहे कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वो एक लाइब्रेरी को रन कर रही है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक अमंग सोसाइटी। ठीक है, कुछ काम किया है? नहीं है, ये सब फालतू है, कट कर दिया, ठीक है। टू रन दिस लाइब्रेरी दे चार्ज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹10। तो आपने सबसे पहले लिखा जो वैल्यू दी है फिक्स्ड, और आगे दिया फॉर फर्स्ट 5 डेज। तो फिक्स्ड अमाउंट फॉर फर्स्ट 5 डेज, कि भाई पहले 5 दिन के लिए अगर आप किताब लेते हो तो आपको 10 रुपए मिलते हैं, एंड ₹3 फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और जब वो 5 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपको हर दिन के 3 रुपए देने होते हैं। तो आपने कहा चार्जेस पर डे आफ्टर 5 डेज कितना हुआ? ₹3। तो मतलब समझो, पहले हम लोग अपने दिमाग में समझते, देखो क्या है। मान लो मैंने एक बुक ली 5 दिन के लिए, मैंने लाइब्रेरी गया, मैंने 5 दिन के लिए बुक ली, 5 दिन बाद मैंने उसे जाके लौटा दिया। तो अगर मैं 5 दिन या 5 दिन के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक लौटाता हूं तो मुझे देने होंगे इसके 10 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक ली 7 दिन के लिए, मैंने 7 दिन बाद गया, तो इन्होंने कहा भाई 10 रुपए तो हो गए 5 दिन के लिए। अब कितने दिन बचे बेटा? 2। हर दिन के कितने रुपए देने? 3 रुपए। तो आपने कहा 10 + 3 × 2, 10 + 6 आपको देने होंगे 16 रुपए। इस तरह से टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पहले 5 दिन के लिए, चाहे बुक 1 दिन के लिए रख रहे हो, 2 दिन के लिए रख रहे हो, 3 दिन के लिए, आपको 10 रुपए देने हैं। ये फिक्स चार्जेस है। उसके बाद जितने दिन बढ़ेंगे पर डे आपको ₹3 देने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो। तो मान लो आपने बुक ली, क्या कहते हैं, 9 डेज के लिए ली। अब आपने कहा सर मैंने 9 डेज के लिए, पहले से ब्रेक करके देखो, 9 डेज में पहले 5 दिन जो है इसके रुपए तो हुए 10, ठीक है, ₹10। अब 5 दिन के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन हुए? 4। हर दिन कितने रुपए दे रहे हो? 3। तो 4 × 3 कितना हुआ? 12। 12 और 10 कितना हो गया? 22। इस तरह से आपका टोटल अमाउंट कैलकुलेट होगा। तब यही क्वेश्चन से हमारे को जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो ये दी हुई थी। पहले कहते हैं इफ यू बोरो द बुक फॉर 7 डेज व्हाट अमाउंट यू विल हैव टू पे। पहला पार्ट है 7 दिन, तो आपने कहा नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 7। तो अब मैंने वही देखो, सोचो खुद ही कर लो। 7 को पहले आपने कहा 5 दिन, और बचे हुए कितने दिन हुए? 2। 5 दिन के लिए आपने कितने रुपए दिए? ₹10। बचे हुए 2 दिन के लिए आपने कहा 2 × 3 कितने हो गए? 6। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इज इक्वल टू ₹16। आंसर निकल गया? हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर आ गया 16। सेकेंड, इफ यू बोरो द बुक एंड पे टोटल अमाउंट 40, आपने भाई 40 रुपए पूरे दिए, तो कहते कितने दिन के लिए बुक आपसे ली गई? फिर से मैं समझा रहा हूं। इफ यू बोरो द बुक एंड पे टोटल अमाउंट 40, आपने कहा टोटल अमाउंट मैंने 40 दे दिया, ठीक है। अब कहते कितने दिन के लिए आपसे बुक ली। अब अच्छा ऐसे सोचो, आपने कहा 40 टोटल अमाउंट है, इसमें से 10 रुपए तो आपके फिक्स थे 5 दिन के लिए। अब आपने कहा कि नहीं, मेरे को मान लो मुझे दिन नहीं पता और कितने, मैंने कह दिया n डेज, मैंने ले लिया n डेज और थे। हर दिन के कितने रुपए दिए मैंने? 3। तो 3n यही होगा। फिर से समझो, टोटल पैसे दे रहे हो 40 रुपए आप दे रहे हो किसी को, आपने कहा मेरे 10 रुपए तो देने ही देने थे, मतलब एक्स्ट्रा मैंने 30 दिए, और 30 कितने दिन के दिए ये निकालना है। हर दिन मैं दे रहा था 3 रुपए, तो अगर अब ओरली भी कैलकुलेट करो तो 10 रुपए आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर यहां से देखें तो 40 इज इक्वल टू 10 + 3 × नंबर ऑफ डेज, तो यहां से हुआ 3n इज इक्वल टू 30, n आ गया 10। तो अब n 10 आ गया, लेकिन इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डेज जिसमें बुक बोरो हुई थी। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 10 + 5 पहले के 15 दिन। आपके टोटल डेज हो गए 15 डेज। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 डेज। 15 दिन के लिए अगर, अब उल्टा चेक भी कर लेगा, 15 दिन के लिए अगर आपने बुक ली, पहले 5 दिन के लिए लगे 5 दिन, बचे 10 दिन, 5 दिन के लिए लगे 10 रुपए,
ये 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 10 40, बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब, चलिए। अब देखिए थर्ड पार्ट में कहते हैं फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द कंडीशन। अब एक लीनियर इक्वेशन निकालनी है इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय टेकिंग एक्स एस टोटल नंबर ऑफ डेज। कहते हैं एक्स जो है वो आपके टोटल डेज है। तो थर्ड में मैंने कहा मेरे टोटल डेज मुझे लेने एक्स और टोटल फेयर जो है वो वाई लेना है, मतलब टोटल अमाउंट पेड वाई लेना है। टोटल अमाउंट पेड वाई। तो इनके बीच में एक लीनियर इक्वेशन निकालनी है जब हमारी कंडीशन वही है कि 10 रुपए 5 दिन के लग रहे हैं और 3 रुपए ही है। और आगे ये भी दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब एक्स 5 से बड़ा है, क्योंकि अगर 5 से छोटा होता तो आपकी इक्वेशन जो है वो सीधे y इक्वल टू एक्स हो जाती, क्योंकि अगर x 5 से छोटा है मतलब आपका कोई वेरिएबल चार्जेस है ही नहीं। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए टोटल डेज दिए हुए एक्स, टोटल अमाउंट पेड है वाई, आपको कह रहे अमाउंट फॉर फर्स्ट 5 डेज, यह आपको पता है ₹10 है। अब ध्यान से समझना, पहले 5 दिन के लिए ₹10 है, मेरे टोटल डेज जो थे वो एक्स थे, उसमें से 5 दिन का जो है वो 10 रुपए लग गए। तो अब रिमेनिंग डेज कितने हुए आपके? रिमेनिंग डेज कितने हुए? टोटल डेज एक्स में से 5 दिन का तो मुझे पैसा पता ही ये है, तो 5 हट जाएंगे। तो एक्स में से देखो टोटल, मान लो आपके टोटल थे 10 दिन, आप 5 हटाते थे 5 बचता था, 7 दिन थे 5 हटाते थे 2 बचता था। तो अगर एक्स डेज है जिसमें से 5 हटा दिया तो रिमेनिंग डेज आपके कितने हो जाएंगे? एक्स माइनस 5। और इन डेज पे आपका जो चार्जेस है वो लगेंगे ₹3। तो मैंने कहा टोटल अमाउंट पेड क्या है आपका? वाई इज इक्वल टू 10 रुपए फिक्स फॉर 5 डेज प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। सेम लॉजिक से मैंने कहा टोटल डेज एक्स है जिसमें से 5 दिन का फेयर ये था, ये लिख दिया। अब 5 दिन जो हट गए तो बचे कितने दिन? एक्स माइनस 5। हर एक दिन का है 3, तो इंटू 3 किया तो ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया, y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x माइनस 15, y इज इक्वल टू 3x एज इट इज 10 माइनस 15 क्या होगा? -5। तो यहां से आपका आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये जो इक्वेशन है, अगर आपने पहले, अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो ऊपर वाले हैं ये भी आपके इक्वेशन हो सकते हैं। अगर आपने बुक 7 दिन के लिए बैरो करी, 7 दिन के लिए बोरो करी, तो 7 में से 5 दिन तो 7 दिन में से 5 दिन तो फिक्स हुए, तो 7 3 21, 21 माइनस 5 16 रुपए देने होंगे, वाई निकल गया 16। सेम लॉजिक से अगर आपने 40 रुपए दिए टोटल, तो वाई आपको 40 दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे वाई को 40, इसे डालोगे आपका एक्स निकल गया 15, मतलब टोटल डेज हुए 15 जो कि हमने निकाला था। चलिए तो ये इक्वेशन हो गई, ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ, इन द लीनियर इक्वेशन अगर x 7 है तो y की वैल्यू निकाल ले, विच इज वेरी सिंपल। फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन तो दे दी, पहले ही पता है। आपसे कहते हैं एज x इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन में कहा व्हेन x इज इक्वल टू 7 y की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह मैंने 7 डाल दिया, 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 21 माइनस वाई इज इक्वल टू -14। तो y आ गया आपका 14, आपकी y की वैल्यू आ गई 14, और यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दिस वाज केस स्टडी 2। 3x माइनस वाई यहाँ पे 5 था, तो ये 5 था, तो यहां से एक चेंज कर लेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 5 था तो y की वैल्यू आएगी आपकी 16, तो यहाँ पे चेंज कर ली। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 21 माइनस वाई इज इक्वल टू -16, तो y आ गया 16। तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, y की वैल्यू हो गई 16।
तो ये था आपका केस स्टडी क्वेश्चन 2। अब चलते क्वेश्चन 3 पे। ये दो क्वेश्चन दोनों चैप्टर 4 के थे। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग COVID-19 डोर टू डोर सर्वे, a front-line health worker recorded the temperature of family of 5 member. Their name is given below. ऐसे ये 5 नाम दे दिए, एज दे दी। द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट, देखो आपके टेम्परेचर दो उसमें होते डिग्री में, एक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ ये वाला, ये एक लीनियर इक्वेशन दिया है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9, इन दोनों को रिलेशन दिया हुआ है। तो अब मेरे को जो क्वेश्चन है इसमें खाली ये वाली चीज काम की है, ये सारा जो है ये फालतू का डेटा है, हमें कुछ नहीं यूज करना है। तो ये सारा क्या हुआ, यूजलेस डेटा। खाली हमारा जो मेन है ये रिलेशन है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन अब जो है इसी पे बेस्ड है। तो देखो अब मैंने लिख दिया, रिलेशन लिख दिया पहले, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9। अब पहले पार्ट में कहते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ उमा इज 97.7 फ़ारेनहाइट, आपसे कह रहे हैं कि अगर उमा का टेम्परेचर 97.7 फ़ारेनहाइट है, अब ये कोई उमा इसमें थी 65 ईयर्स की, इसका टेम्परेचर इतना दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, कहते हैं क्या टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें यहां पे सी निकालना है। मैंने एफ को डाला, आपने सबसे पहले कहा फर्स्ट में एफ कितना दिया हुआ है 97.7, आपको सी निकालना है। आपने कहा सी इज इक्वल टू 5 इंटू एफ की जगह डाल दिया 97.7 माइनस 160 अपॉन 9। 90.7.7 को 5 से किया 488.5 माइनस 160 अपॉन 9, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने में ये ध्यान दीजिएगा, ये 160 इधर आएगा, कई स्टूडेंट 160 ऐसे लिख देते हैं, पर खैर ये आपका आ जाएगा 328.5 डिवाइड किया 927, 5 करने से 54, 36.5, तो आपका सी आ जाएगा 36.5। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको आ गया 36.5। सेकंड में कहते हैं टेम्परेचर राजकुमार इज 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी दिया हुआ है, आपको एफ निकालना है, फाइंड इट्स टेम्परेचर इन एफ। फिर से रिलेशन लिखते हैं, C is equal to 5F minus 160 अपॉन 9। नाउ C is equal to आपको दे दिया क्वेश्चन में 37, तो आपने कहा 37 इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9। अब ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 37 इंटू 9 इज इक्वल टू 5F माइनस 160। थ्री 33 इज इक्वल टू 5F माइनस 160, ऐड किया 333 प्लस 160 इज इक्वल टू 5F, तो 5F आपका आ जाएगा 493, या F आपका आ गया 493 अपॉन 5, डिवाइड किया 5 9 45 और 98.6, तो F की वैल्यू आ गई 98.6 फ़ारेनहाइट। आपका इसका आंसर हो जाएगा 98.6। तो आपके दोनों हो गए। अब चलते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे कहते हैं अगर डिग्री सेल्सियस को मैं एक्स एक्सेस पे ले लूं, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सेस पे, देन ग्राफ विल नॉट पास थ्रू विच क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, मतलब मैंने कहा आपको दिया हुआ है C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 बाय 9। आपने अगर C को आपको कह रहे एक्स एक्सेस पे ले लिया और आपने इसे वाई एक्सेस पे ले लिया, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हुई। अब ये कहते हैं ये जो इक्वेशन है, तो अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो
तो एक कौन सी एक्सिस से पास नहीं होगा। अब इसके लिए देखो क्या करो, पहले एक बार आप निकालो, ये आप रफ में ग्राफ बना लो। अब एक बार आप y को 0 डालो तो x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो y को जैसे 0 डाला तो x जो है वो -160/9 आएगा, मतलब x जो है वो नेगेटिव, मतलब आपका ग्राफ x एक्सिस को यहां कहीं कट करेगा। ठीक है, अब अगर आप इसे 0 डालो, x को 0 डालोगे तो आपका y जो है वो पॉजिटिव आएगा। y पॉजिटिव मतलब यहां पे कट करेगा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, खाली फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं करेगा। मैं फिर से समझाता हूं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कभी भी आपको कोई इक्वेशन का ये निकालने की वो कौन से क्वाड्रेंट से पास नहीं करेगी, तो पहले आप उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 डालो। जब मैंने यहां पे y को 0 डाला तो ये पार्ट हट गया, x की वैल्यू मेरी आएगी -160/9, जो कि यहां पे कहीं लाई करेगी। तो मेरा x एक्सेस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सेस पे लाई करेगा। अब मैंने जब y की जगह x को 0 डाला, मतलब मैं निकाल रहा हूं ये ग्राफ y एक्सेस को कहां पे कट करेगा। जैसे ये 0 डाला, ये मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ये उधर गया, तो y की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू y के ऊपर। तो अगर आप एक लीनियर इक्वेशन बनाओगे ऐसे ज्वाइन करते हो जाएगी, तो आप देखोगे ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को कट कर रही है, फोर्थ को नहीं करेगी। तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ पार्ट, इफ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइज बिटवीन 36.5 एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर सी में दिया हुआ है। फिर से मैंने पहले तो रिलेशन लिखा, सी इज इक्वल टू दिस। आपसे कहते हैं सी की वैल्यू जो है वो आपको 36.5 और 37.5 दी हुई है। 36.5 से सी जो है वो 37.5 दिया हुआ है। आपको कहते हैं फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपको फ़ारेनहाइट की रेंज निकालनी है। अब देखो यहां पे 36.5 आप चेक कर लो, ये आया था, तो उससे आपका ये फ़ारेनहाइट तो यही होगा। मैं इसे वापस कैलकुलेट नहीं करूंगा। अगर आप एफ ये डाल रहे हो तो सी ये आ रहा था, तो आपका अगर सी 36.5 डालोगे एफ 97.7 आएगा। तो आपने कह दिया व्हेन C इज इक्वल टू 36.5, तो F की वैल्यू कितनी थी 97.7। ये आपके कैलकुलेशन में ऑलरेडी है। अब आपको डालना है 37.5, क्योंकि अभी तक हमने 37 लिया था, 37.5 नहीं लिया, तो 37.5 डाल देते हैं। अब आपने कहा पुट C इक्वल्स टू 37.5, तो 37.5 इज इक्वल टू 5F माइनस 160/9। अब इसे मल्टीप्लाई किया 37.59, तो आपका आ गया 337.5 इज इक्वल टू 5F माइनस 160। तो यहां से 5F विल बी इक्वल टू 337.5 प्लस 160 ऐड किया, तो F की वैल्यू आ गई 497.5/5, 545, 99.5। आपका F आ गया 99.5। तो इसका मतलब आपका जो F है उसकी रेंज होगी 97.7 से लेके F विल बी बिटवीन 99.5। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से आपके चारों पार्ट हो जाते हैं। आई होप ये केस स्टडी थर्ड भी क्लियर है। तो ये भी आपका कौन से चैप्टर का था, चैप्टर 4। तो आपके 3 केस स्टडी 1, 2, 3 हमने चैप्टर 4 के डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे, केस स्टडी 4 पे। अब देखते हैं केस स्टडी 4। केस स्टडी 4 में कह रहे हैं रश्मि वाज मेकिंग ए टॉय बटरफ्लाई विद स्टिक्स फॉर हर यंगर सिस्टर, शी अरेंज द स्टिक्स एज शोन इन फिगर। तो हमारे लिए ये फिगर जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर दी हुई है इस तरह से उसने अरेंज किया। ए बी एंड सी डी आर 2 स्टिक्स, तो ये रही एक ए बी, फिगर को साथ में ध्यान दे, ए बी और सी डी ये 2 स्टिक्स है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट ओ हुआ आपका, एंड ए थर्ड स्टिक ओपी, ये आपका ओपी हुआ, इज ऑल्सो ज्वाइंट टू होल्ड द टॉय बटरफ्लाई। तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये भूल जाओ, यूजलेस इंफॉर्मेशन। अब ये फिगर है और ये क्वेश्चन है बस।
अब हमारे को इधर देखना है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले कहते हैं व्हाट एंगल डज रश्मि इंक्लाइन द टू स्टिक ए बी एंड सी डी। अब अगर आप ए बी को देखो ये रहा, सी डी को देखा ये रहा, तो आपको एंगल निकालने ए बी और सी डी के बीच में। तो ए बी और सी डी के बीच में आप ध्यान से देखो, या तो एंगल आपका है एक्स, इधर से ए बी, ये रहा सी डी, तो आपका एंगल है एक्स, या फिर आप उस एंगल को 4y भी कह सकते हो। दोनों में से अगर कुछ भी निकल गया तो आपका ए बी और सी डी निकल जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हम निकाले कैसे। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं। मुझे एक चीज दिख रही है, आपको यहां पे दिया हुआ है 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 180। अगर आप ये वाला लो लीनियर पेयर, पहले रिलेशन लिखते हैं, ये जो है पूरा ये कितना है 180 है, लीनियर पेयर है। ये कुछ चैप्टर कौन सा है, ये हुआ चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। तो आपके अभी तक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन चल रहे थे, अब फिगर आ गई आपके, अब क्वेश्चन आएगा चैप्टर 6 का है, क्योंकि आपको नॉर्मल लीनियर पेयर लगाने और ये सब चीजें, तो ये आपके लाइंस एंड एंगल्स में। तो अब आपने पैरेलल रिलेशन लिखा 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 180। लेकिन देखो अब इसमें होगा लीनियर इक्वेशन भी यूज, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लाइंस एंड एंगल में कि स्ट्रेट लाइन है, तो 4y जो है वो 3z के बराबर हुआ लीनियर पेयर। इसके अलावा आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 4y, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है ये भी कितना है 180, x प्लस वाई प्लस 60 ये भी 180 होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है और ये भी लीनियर पेयर है। तो आपने लिख दिया ऑल्सो x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180, फिर से लीनियर पेयर। अब ये चीजें नोट कर लो यहां पे नीचे। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली चीज 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 180, और आपने कहा x इज इक्वल टू, x के बराबर है 4y के बराबर, और x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180, फिर से लीनियर पे। अब ये यूज करके मुझे x y z अगर मैं निकाल दूं तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मेन मेरे को जो अननोन है वो यही एंगल है जिसमें 3 वेरिएबल है z y और x। तो चलो पहले इसी पे काम करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा x प्लस वाई 60 और x की वैल्यू 4y दी है, तो यहां से मैं x की वैल्यू 4y, क्योंकि x 4y के बराबर है, इसको मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो मैंने पहले तो यहां पे लिख दिया x प्लस वाई, अगर 60 उधर गया हुआ 120, आपने यहां पे x की जगह डाल दिया 4y, तो 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, 5y आपका 120 डिग्री के बराबर हुआ, या y आ गया आपका 120/5 विच इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो आपका y की वैल्यू जो है वो अगर 24 डिग्री आई तो आपका 4x क्या होगा 4y के बराबर। तो आपने कहा नाउ y इज इक्वल टू 24 डिग्री, x इज इक्वल टू 4y, तो x कितना आ गया 4 इंटू 24 विच इज 96 डिग्री, तो x भी आ गया। इसके अलावा आपको निकालना है z, z के लिए आपके पास ये है 4y प्लस 3z, दिस इज इक्वल टू 180। आपने यहां पे y की वैल्यू को 24 डाल दिया, 4 इंटू 24 प्लस 3z इज इक्वल टू 180, 24 इंटू 4 विल बी 96 प्लस 3z इज इक्वल टू 180, तो 3z यहां से आया 180 माइनस 96 विच विल बी इक्वल टू 84। z आ जाएगा आपका 84/3 डिवाइड किया 28 डिग्री। तो इस तरह से मेरे ये सारे सॉल्व होके मेरी जो इवेंचुअल वैल्यू है x इज इक्वल टू 96 डिग्री, y इज इक्वल टू 24 डिग्री और z इज इक्वल टू 28 डिग्री। अब अगर ये तीनों एंगल आ गए, अब देखते हैं हमें क्या क्या करना था। पहले में कहते हैं व्हाट एंगल डज रश्मि इंक्लाइन टू 6 ए बी एन सी डी, जो कि मैंने कहा था या तो x या 4y। x की वैल्यू कितनी है 96, तो आपका आंसर सीधे हो गया x की वैल्यू 96, तो आंसर हो गया इसका 96 डिग्री। नेक्स्ट, इफ द स्टिक ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी ये और ये दोनों इक्वल लेंथ की है,
10-10 सेंटीमीटर, ज्वाइंट एंड मिड पॉइंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये सारे कितने हो गए, अगर ये 10-10 है ये सारे कितने हो गए, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, जो दो साइड को इक्वली डिवाइड करे, तो ये भी 5, ये भी 5, सारी साइड क्या होगी 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए, ओ ए आपका यहाँ पे ओ है, ओ ए भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड इन द फिगर, तो वाई की वैल्यू पहले निकाल चुके 24 और जेड के आगे 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड एक्स इक्वल टू 4y। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देख लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाली थी 96। तो अगर x की वैल्यू 96 है तो x प्लस 4y के लिए क्या करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू 24 है, तो अब आपने यहाँ पे कहा x प्लस 4y के लिए 96 प्लस 4 इंटू 24 विच विल बी इक्वल टू 192 डिग्री। तो आपका x प्लस 4y आ जाएगा 192। तो आपने सिंपल सा ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपने जैसे ही एक्स वाई जेड, तो अब इसमें दो चीजें लगी, ज्योमेट्री तो लगी कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर का, वर्टिकल अपोजिट एंगल के, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज लगी वो लगी लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कैसे करते हैं। अगर आपको ये रिलेशन दिया है, आपको दो इक्वेशन बनी है या तीन इक्वेशन बनी थी, तो आप किस तरह से यूज कर रहे हो कि आपने एक्स इक्वल टू 4y था, इस 4y को आपने निकाल के यहां से जब इधर पुट किया इधर, तो आपका 4y प्लस वाई ये सॉल्व होके y निकला, y को आपने इधर पुट किया तो आपका z निकला सॉल्व करके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे, केस स्टडी 5 पे। केस स्टडी 5 में कहते हैं 4 स्टूडेंट श्रेया, खुशी, वैभव एंड सुशांत ऑफ क्लास 9 सेलेक्टेड इको फ्लावर प्रूफ ऑफ प्लांटेशन वर्क, प्लांट लगाने के लिए सिलेक्ट किया। श्रेया एंड वैभव प्लांटेड ए रो ऑफ जैस्मिन प्लांट एज शोन इन फिगर विद द लाइन ए बी। यहाँ पे आपने जैस्मिन प्लांट लगा दिए, सारे जैस्मिन प्लांट दिखा रहे हैं। नाउ खुशी एंड सुशांत वांट टू प्लांट अनदर रो सी डी, एक और रो सी डी प्लांट करनी है ऑफ सनफ्लावर प्लांट पैरेलल टू जैस्मिन प्लांट, मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल लाइन प्लांट करनी है, ये करनी है नहीं करनी है। तो कहते हैं बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब पहले तो इस फिगर को एक बार अपने आप बना लो, एक एक लाइन लेके, ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, ये ए बी है, ये सी डी है, आपको बीच में क्या कहते हैं एक पाइपलाइन पी क्यू दे दी जो कि पास कर रही है ए बी और सी डी से, ये पी क्यू ले लिया। अब फिगर में अगर आप देखोगे आपको ये 70 दिया हुआ है और ये आपको x दिया हुआ है, इसके अलावा ये जो है यहाँ पे ये y दिया हुआ है, हमारी फिगर ये है। अब मेरे से कहते हैं पहला पार्ट क्या है, तो अब देखो क्वेश्चन पहले समझो, लाइन पैरेलल है, एंगल दिए हुए हैं, हमारा ये चैप्टर 6 लाइंस और एंगल्स का क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्सेप्ट जब भी पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट आते हैं तो तीन चीजों को याद रखना जो कि बहुत यूज होती हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल ऑन द सेम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। रूल क्या होते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है 180 होता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं, एट व्हाट एंगल विथ पी क्यू, ठीक है, पी क्यू के कौन से एंगल पे शुड खुशी एंड सुशांत प्लांट रो सी डी टू मेक इट पैरेलल टू रो ए बी। अब एक ओरली समझो, देखो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इनके ऑल्टरनेट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल होने चाहिए, मुझे ये एंगल अगर 70 दिया है तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना होना चाहिए 70। अगर ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो आपकी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आपने सीधे यही लिखा, देखो आपने कहा फॉर ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल एम ले लेते हैं सर, ये एम है, एंगल पी एम बी शुड बी इक्वल टू एम एंड डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल बराबर हुए तो आपकी लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने कहा देयर फोर एंगल वाई, एम एंड डी कितना है, वाई है आपका, तो वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री।
तो इधर से आपका y कितना निकल गया, 70 निकल गया। अगर ये दोनों 70 हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, तो आपका ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बाय पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स आपको दिया हुआ इधर, वाई दिया हुआ इधर, ये कैसे एंगल बनते हैं? तो अभी आपको बताया, देखो ये और ये तो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं इसकी और इसकी बात करता, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इसके अंदर के अगर एंगल की बात कर रहे हो और वो भी एक ही साइड पे, डेट आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेकंड में क्योंकि टाइप ऑफ एंगल पूछा है, तो टाइप ऑफ एंगल होगा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इसका मतलब ये होता है, अगर ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है एक्स प्लस वाई, ये आपका 180 होता है। अब कहते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहां पे सबसे पहले तो कहा एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, ऊपर ही दे रखा है कि आपका ए बी और सी डी पैरेलल होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई आपका 180 हुआ, वाई की वैल्यू को आपने डाल दिया, बस इतना ही है। आपको थर्ड पार्ट में तो यही करना है, एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों के अलग अलग निकालने भी है। तो अलग अलग निकालने के लिए एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो यहां पे आपने इधर तो हो गया आपका 70, या आपने कह दिया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे x की वैल्यू है 110 और y की वैल्यू आ गई 70। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी मार्क्ड एज एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना होगा आपका, अभी आपने किया 180 डिग्री, ठीक है। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। आपने x और y तो निकाली हुआ है, तो 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 110 प्लस 70, यह आपका आया 220 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 290 डिग्री। आपका ये आ जाएगा 290 डिग्री। सो दिस इज योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में कहते हैं, अब देखते हैं केस स्टडी 6। क्वेश्चन में कहते हैं टू कार्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल रोड रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी डी इन द गिवन फिगर। ये दो पैरेलल रोड दिए हैं, एक ए बी रही, एक सी डी रही, दोनों आपस में पैरेलल है। दोनों से एक कार चल रही है, कार को कह रहे फर्स्ट कार रीच दैट पॉइंट टी, पॉइंट टी पे पहुंच के टेक से टर्न टूवर्ड राइट, मतलब कार ऐसे जा रही है। अब ई पॉइंट पे पहुंचे, उसने राइट पे टर्न लिया विच इज 50 डिग्री। सेकंड कार जो है एट द सेम टाइम वो यहां से जा रही थी, पॉइंट एफ तक पहुंचे, फिर 60 डिग्री टर्न लिया इसने 50 की जगह, और दोनों कार जी पे मिल रही है। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विदाउट कंसीडरिंग द विड्थ ऑफ रोड। अगर आपको ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये आपको फिगर एक तरह से ऐसे दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, दो लाइनें पैरेलल आपस में, ए बी, एक लाइन और है यहां पे पैरेलल सी डी, ठीक है। अब इधर से एक टर्न हुआ था, मान लो किसी पॉइंट से ये ई, आपका ये हो गया ई, यहां पे ये मैंने कह दिया एफ, इसको मैंने कह दिया जी, क्योंकि विड्थ इग्नोर है। ये आपका है 50, ये आपका है 60, ये दिया हुआ है x, और ये हो गया आपका y। ये फिगर में आपको दिया हुआ है, देखो 50, 60, y और x, f पॉइंट, e पॉइंट, a b c d। तो अब मेरा इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें जो है ये अब इररेलेवेंट हो गई, खाली ये फिगर जो कि हमने वापस रीड आउट कर लिया। अब ये क्वेश्चन करना है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल x इन द फिगर। अब आपने कहा सबसे पहले तो आपको ये पता है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। अब आपको दिख रहा है x का मेजर निकालना है, ये पूरा क्या बन रहा है, लीनियर पे बन रहा है। तो आपने सीधे कहा एंगल जी एफ सी प्लस एंगल जी एफ डी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। GFC की जगह मैंने डाल दिया 60 डिग्री प्लस एंगल GFD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका GFD कितना आ जाएगा, या GFD की जो डाल दो x, क्योंकि x दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी x पूछा है, तो आपने यहां पे डाल दिया x, तो x आपका सॉल्व करके आ गया 120 डिग्री। तो पहला पार्ट सॉल्व होके सीधे आंसर आ गया 120। और इसी चीज को आप ओरली भी कर सकते हैं, आप सीधे x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, तो x सॉल्व करके 120 आ जाएगा। अगला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल EGF मार्क्ड एज y। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान होगा, जब ये ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अगर आपको ध्यान हो, आपको ये y निकालना है। अब ये y पूरा एक साथ नहीं निकल सकता, आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन करी, आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि AB और CD के पैरेलल है, जिसे मैं ले लेता हूं MM। तो आपने कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे ड्रॉ MN पैरेलल टू AB। अब अगर MN AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, तो आपका MN जो है वो आपका CD के ही पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। थ्योरम, टू और मोर लाइन पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। चैप्टर 6 में इंट्रोडक्शन में ये थ्योरम भी है। टू और मोर लाइन, अगर दो लाइन एक किसी लाइन के पैरेलल है, जैसे अगर MN भी AB के पैरेलल है, CD भी AB के पैरेलल है, तो MN और CD भी पैरेलल होंगे। Y को मैंने ब्रेक कर लिया 1 और 2 में। आपने सबसे पहले कहा अगर AB MN के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल होंगे, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल 150 आ जाएगा। तो पहले तो मैंने यही लिख दिया। सेकंड पार्ट के लिए AB is parallel to CD, therefore also AB is parallel to MN। तो आपने सीधे कह दिए एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्सो MN जो है वो CD के भी पैरेलल है। अगर MN CD के पैरेलल है तो एंगल 2 और ये भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने यहां पे कह दिया एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये दोनों आए तो एंगल Y क्या हो गया आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज 60 प्लस 50 इक्वल्स टू 110। तो आपका ये जो है एंगल Y, ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। Y का आंसर आ गया 110। अब चलते थर्ड पार्ट पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल EGF। EGF आपको कौन सा एंगल है, EGF ये रहा, जैसे आपने Y लिया हुआ है। तो आपने कहा सबसे पहले तो सिंपल है बहुत, एंगल EGF इज इक्वल टू Y विच इज इक्वल टू 110। अब किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो आप उसे सीधे 360 से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो रिफ्लेक्स एंगल EGF इज 360 डिग्री माइनस एंगल EGF विच इज 360 माइनस 110। तो ये आपका आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल EGF आपका आ गया 250 डिग्री। ये आपका आंसर कितना हो गया, 250 डिग्री। आगे कहते हैं EF इज ज्वाइंट व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल EGF विल बी। अगर आपने EF को ज्वाइन कर लिया, मतलब ये कहते हैं अगर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया तो मेरा ये कैसा ट्राइंगल बनेगा। तो अगर आपने इसे ज्वाइन करके देख लेते, देखो यहां पे अगर आप इसे ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका एंगल बीच का है 110, ये आपने ये दोनों एंगल 60 50 है, तो अंदर के ये दोनों एंगल अनइक्वल होंगे, पक्की बात है, इक्वल तो नहीं हो सकते। तो आपका ये जो तीनों साइड है अनइक्वल है, तो आपका स्केलिन ट्राइंगल बनेगा। तो फोर्थ का हो जाएगा, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड के सेकंड का स्केलिन ट्राइंगल। जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती हैं तो वो आपका स्केलिन ट्राइंगल होता है। और क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, तीनों एंगल जो है ये 110 है, आपके जो बचे हुए एंगल है वो दोनों क्या होंगे, 70 होंगे। आपके तीनों साइड जो है वो अनइक्वल होंगी, तो आपका ये स्केलिन ट्राइंगल होगा। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। चलिए अब करते हैं केस स्टडी 7। तो अभी तक हम लोग देखो 6 केस स्टडी कर चुके हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। पहली 4 जो थी डेट वर बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 5 और 6 हमने करी लाइंस एंड एंगल पे बेस्ड, ज्योमेट्री का चैप्टर। अब हम लोग पहुंचे अगले केस स्टडी पे। देखते हैं
द इजिप्शियन पिरामिड और एंशिएंट स्ट्रक्चर लोकेटेड इन इजिप्ट. द पिरामिड ऑफ खुफू इज द बिगेस्ट इजिप्शियन पिरामिड. इट इज वन ऑफ द 7 एंशिएंट वर्ड ऑफ द रिच. देखो यहां तक हमारा कुछ काम का नहीं है, सारा फालतू है, पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका बेकार हुआ, कुछ नहीं जरूरत. आगे, a pyramid is a structure whose outer surface are triangular, ठीक है, and convert to a single step at the top. Base of the pyramid can be triangle, quadrilateral or any other polygon. गीता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट, विजिट इजिप्ट और ऑब्जर्व द पिरामिड. ये सब भी फालतू का हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. तो मैंने जैसे कहा था कई क्वेश्चन बिल्कुल यूजलेस होगा, मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइम वेस्ट है, हमारे को से कुछ यूज नहीं करने तो भूल जाना पड़ेगा. ठीक है, आप सीधे फिगर पे पहुंच जाओ. ये रही फिगर. अगर इस फिगर को देखूं तो मुझे यह फिगर में दिख रहा है आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक एबीसी, एक ट्राइंगल दिख रहा है एसीडी. फिगर में देखा मेरे को ये दिया हुआ है 50 मीटर, ये एंगल 40 दिया हुआ है, ये एंगल 40 दिया और यहां पे मुझे ये 50 दिया हुआ है. अब इस फिगर पे बेस में कहते हैं बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, या ये फिगर जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी. अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊं तो मेरे को ये फिगर इस तरह से है, एक ये और एक ये ए बी सी डी. ये 50 दिया हुआ है, ये 40 है, ये 40 है, ये 50 है. अब आपसे कह रहे हैं नेम द ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये चैप्टर जो है डेट इज चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये आपको सीधे कॉन्ग्रुएंसी का पता चल गया. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आपको पता है कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं. अब वो 3 चीजों में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? एक ट्राइंगल में या तो 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं. तो इन टोटल 6 चीजों में से अगर आपको 3 चीजें मिल जाएं जो कि इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी मिल जाए. अब इसके कौन कौन से रूल होते थे? एसएसएस, तीनों साइड मिल जाए या तो, या एसएएस, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल मिल जाए, या फिर एएसए, 2 एंगल और बीच का साइड, या फिर एएस, कोई भी 2 एंगल और एक साइड मिल जाए, या आरएचएस. ये 5 रूल होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी से. अब देखते हैं हमारे को यहां पे क्या दिख रहा है. मेरे से कहते हैं ट्राइंगल एबीसी, नेम द ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीसी. मेरा ट्राइंगल एबीसी अगर देखो तो मेरा ये है. मैंने सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ही मुझे दिख रहा है एडीसी. मेरे को ये दिख रहा है एबी जो है वो एडी के बराबर है, 50 है दोनों. इसके अलावा एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएसी. मेरे को ये वाला एंगल जो है ये इससे इक्वल दिख रहा है. अब अगर आप तीसरी साइड देखो तो ये साइड तो कॉमन है एसी, तो आपने कह दिया एसी इक्वल्स टू एसी, कॉमन दी हुई है. तो जैसे आपने कहा ये और ये साइड इक्वल, ये साइड कॉमन और ये एंगल, तो ये क्या हो गया? 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो बाय एसएएफ. तो आपने कह दिया ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी एसएएफ. अब देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है. आप क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एक नंबर लेना है, आपने फिगर देखी सीधे, ये क्वेश्चन में आपने कहा भाई ये ट्राइंगल एबीसी है, ये कॉन्ग्रुएंट किससे होगा? एडीसी से होगा. आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे. यहाँ पे इसका आंसर हो गया ट्राइंगल एडीसी. तो यही मैं कह रहा हूं बेटा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझाने में ये सब चीजें लिख रहा हूं. अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन में आंसर भी लिखते हो, अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी सही होगा. बाय विच प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एसएएफ. जैसे ही आपने एसएएफ से किया तो अब आप देखोगे बीसी जो है कॉरेस्पॉन्डिंग सीडी के बराबर होगा सीपीसीटी से. तो आपने यहां पे कह दिया बीसी इज इक्वल टू सीडी यूजिंग सीपीसीटी. CPCT is corresponding parts of congruent triangle. Write all congruent parts. चलो लिख लेते हैं. देखो जब भी आपको CPCT देना है तो ये जो ऑर्डर होता है ट्राइंगल का, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इधर से ABC कर रहा हूं तो क्योंकि AB के बराबर AD था तभी मैंने नाम ADC लिखा. जैसे ये लिख दिया तो आपने देखो 3 चीजें तो पहले ही पता है. अब आपने कह दिया BC इज इक्वल टू DC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और एंगल C इज इक्वल टू एंगल ACB. ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD. ये सारी चीजें CPCT से आ गई आपकी, तीनों चीजें. तो यहां पे लिख मिले BC इज इक्वल टू DC, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D
और इसके अलावा दूसरा क्या हुआ आपका, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी बी इज इक्वल टू। तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल में दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज आपके ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होने चाहिए तो तीन चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तीन चीजों को यूज करके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होगा। अगली चीज, आप जब भी दो ट्राइंगल कर रहे हो तो इनके ऑर्डर बहुत जरूरी है, जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो आपके खुद इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन 7 जो है क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में कहते हैं संजना एंड अंशु आर टू फ्रेंड, बोथ ऑफ देम आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग चिप्स। आप लोग भी बहुत पसंद होंगे चिप्स। तो वंस दे वर ईटिंग ट्रायंगुलर चिप्स खा रहे हैं, सडनली संजना नोटिस दैट ऑल द चिप्स लुक अलाइक एंड शी रिकॉल्ड द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल दैट एंड बी। आपको भी आ गया याद, जब भी दो फिगर एक जैसी दिखती है कौन सा चैप्टर आ गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये फिर से हो गया चैप्टर 7 का क्वेश्चन। शीट ये सब फालतू हो गया, ठीक है, रिजेक्ट, कुछ फायदा नहीं है इसे पढ़ने का, ये सब छोड़ दीजिए। ये डिसाइडेड टू मेजर द साइड ऑफ द चिप एंड शी फाउंड दैट ऑल द चिप वर ऑफ मेजरमेंट सेम मेजरमेंट 3, 4 और 5। इसने कहा सारे चिप्स जो है फिगर बनी हुई है, एक ये ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है एबीसी, ए बी सी, जिसमें साइड के मेजरमेंट 3, 4 और 5 दी है, मतलब ये 3 है, ये 4 दी हुई है, तो ये 5 होगी। सिमिलरली यहां पे एक और मुझे दिया मेरे को ई डी एफ, ई डी एफ को अलग से बना देता हूं मैं यहां पे, ये है ई डी एफ, ई एफ डी, जहां पे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 होगा। फिर एज शोन इन फिगर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द क्वेश्चन। अब ये दो फिगर है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल वर द चिप्स। अब देखो क्योंकि तीनों साइड ट्राइंगल, कोई भी चिप्स देखो उनकी तीनों साइड अनइक्वल है, तो एक ऐसे टाइप ऑफ ट्राइंगल हुए, स्केलिन ट्राइंगल हुए। चिप्स जो थे वो स्केलिन ट्राइंगल में थे। वर द ट्रायंगुलर चिप्स कॉन्ग्रुएंट इफ यस विथ प्रॉपर्टी वाज यूज्ड। तो चलो आपको दो फिगर दिख रही है, आपने यहां से कहा, देखा ए बी जो है वो ईडी के बराबर है, एसी जो है वो डीएफ के बराबर है, और बीसी जो है वो ईडी के बराबर है। और बीसी आपका ईएफ के बराबर है, 5, 5 है ना, तो बीसी आपका ईएफ के बराबर है। तो आपकी तीनों साइड अगर इक्वल है, आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ, देखो यहां से ए बी सी है, ए बी के बराबर या तो डी है या ईडी है। अब मुझे कैसे ऑर्डर पता चलेगा, देखो अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल डी ई एफ, तो ए बी और डी ठीक है मैच कर रहे हैं, बी सी और ई एफ मैच कर रहे हैं, ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ मैच कर रहे हैं, तो आपका ट्राइंगल हो गया डी ई एफ। अगर आप इसे बाई चांस लिख देते, देखो गलत करके भी देख लो, अगर आप इसे बाई चांस ईडीएफ लिख देते तो आपका बीसी और डीएफ इक्वल आ जाता है, लेकिन यहां पे बीसी ये है और डीएफ आपका क्या है 4 है, तो ये वाला नहीं होता ऑर्डर। तो आपके ट्राइंगल एबीसी जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीएफ, और कौन सा रूल यूज हुआ, एस एस एस। तो आपने कह दिया वर द ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यस, कौन से रूल से, एस 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 से। तो अगर जैसे आपने ये कहा, तो अब आपने कहा बीसी किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर, ईएफ के, फिगर में भी देख सकते हैं, यहां से भी चेक कर सकते हैं, बीसी और ईएफ बराबर है, और एंगल ए यहां से एंगल डी के बराबर हुआ, तो आपका ये एंगल डी आ गया। तो ये दोनों चीजें सीपीसीटी से आपने निकाल दी। तो अगर दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो सारे क्वेश्चन, अगर आपने ऑर्डर सही लिखा है, और सारे क्वेश्चन बचे हुए जितनी चीजें हैं वो सीपीसीटी से इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 8 भी हो गया, बहुत छोटा सा था, दिस इज ऑफ चैप्टर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं रोहित वांट टू प्रिंट अ ड्रेस पैटर्न एज शोन इन फिगर। ये आपको एक फिगर दी हुई है, ठीक है, इस फिगर में आपको जो क्वेश्चन, देखो फिगर बहुत छोटी है, जो जरूरत है उसे देखेंगे, उस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कह रहे हैं रोहित वांट्स टू ऑर्डर ए ब्लॉक ऑफ द शेप एबीसीडी। एबीसीडी आपकी फिगर ये दी हुई है, देखो यह आपको फिगर दी हुई है एबीसीडी। अगर मैं एबीसीडी में देखूं तो आपको ए बी दिया हुआ है 5, ये 5 दिया हुआ है, ये वाला भी 5 दिया हुआ है, ये भी 5 दिया हुआ है, ये भी 5 दिया हुआ है, चारों साइड 5 दी है। व्हाट शेप शुड रोनिता मेंशन टू कारपेंटर
फॉर ए वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग एबीसीडी। अब देखो क्योंकि एबीसीडी की चारों साइड इक्वल है तो या तो ये रोम्बस होगा या ये स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो ये रोम्बस होगा या ये आपका स्क्वायर होगा। अब अगर आप देखो ये वाला एंगल जो है ये 111 दिया हुआ है, अगर चार साइड फिगर की बराबर है और ये एंगल आपको 111 दिया है तो ये रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो ये शेप जो है ये क्या होगी आपकी, ये आपकी शेप हो गई है रोम्बस। तो व्हाट शेप शुड रोनिता मेंशन टू कारपेंटर फॉर वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग एबीसीडी? रोम्बस शेप। अगर उसे रोम्बस शेप बनाया तो आपका ये जो है ये सही होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला, व्हाट इज द शेप ऑफ एल एन के एम? अगर आप एल एन के एम देखोगे, एल एन के एम यहां पे दिया हुआ, ये रहा एल एन के एम। ये फिगर में अगर आप देखो ये और ये साइड तो हो गई 5 और ये साइड आपकी अनइक्वल है, 5.5 दी हुई है। तो ये आपकी अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो फिगर या तो होगी रेक्टेंगल या होगी पैरेललोग्राम। लेकिन अगर मैं देखूं ये एंगल 90 दिया हुआ है, ये एंगल 90 दिया हुआ है, ये 270 है तो ये भी 90 आया, तो ये भी 90 जाएगा। अगर चारों एंगल 90 है और अपोजिट साइड इक्वल है तो वो फिगर होती है आपकी रेक्टेंगल। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का। ये सारी प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होता है, अगर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। अगर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है और अंदर के एंगल सारे 90 है वो रेक्टेंगल है। अगर चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस है, अगर चारों साइड इक्वल है और एंगल भी 90 है तो वो स्क्वायर है। तो क्वाड्रिलेटरल में चार टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस हिसाब से आपका एबीसीडी रोम्बस हो गया, एल एन के एम आपका हो गया रेक्टेंगल। शी वांट टू कलर 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन विद सेम शेड, राइट एनी 2 सच पेयर। तो कुछ भी लिख सकते हो। देखो आपने अभी डिसाइड किया एबीसीडी रोम्बस था, तो आपका एबीसीडी रोम्बस में भी एबी और सीडी पैरेलल होंगे। ऐसे ही आप कह सकते हो एडी और बीसी भी पैरेलल होंगे। ऐसी अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में भी आपका एल एन के एम में भी आप कह सकते हो एल एन जो है वो आपका के एम के पैरेलल होगा। ऐसे कोई भी साइड पैरेलल हो सकती है। अब रोहिता नीड्स टू नो द मेजर ऑफ एंगल ए एफ वाई। ए एफ वाई आप अगर देखो ये ए है, ये आपका वाई है और ये एफ है, तो आपको ए एफ वाई का मेजर करना है, मतलब ये एंगल निकालना है। तो कहते हैं व्हाट शुड बी एंगल ए एफ वाई। अब ए एफ आपके लिए अगर आप देखोगे तो ये दोनों एंगल बड़े छोटे से दिए हुए फिगर में, 56.31 और 53.13 आपको ये दो दिए हुए हैं। तो आपने सीधे लिख दिया 56.13, 56.31, 56.31 प्लस एंगल ए एफ वाई प्लस आपको तीसरा एंगल दिया हुआ है 53.13 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो आपने ये यूज किया तो एंगल ए एफ वाई हो गया 3, 4, तो एंगल ए एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो इट विल 180 डिग्री माइनस 109.44। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, 70.56। तो आपका एंगल ए एफ वाई आ गया 70.56 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो दिस इज योर क्वेश्चन 9। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10 पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 10, जो कि इस लेक्चर की लास्ट केस स्टडी है। डोंट वरी, मैं अलग अलग लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें और भी केस स्टडी डिस्कस करेंगे, बट इस लेक्चर के लिए लास्ट केस स्टडी है। कहते क्लास 9C वांट टू डेकोरेट द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ देयर क्लास, दे आर यूजिंग फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग पेपर शेप फॉर डेकोरेशन। ठीक है, बेकार है ये कॉन्सेप्ट दिए। अच्छा यहाँ पे दे ही दिए, देखो आपको और फायदा हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, इन्हें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ये तो इन्होंने दे दी इन्फॉर्मेशन बेटा, पर जरूरी है नहीं है देंगे।
आपके ये तो क्वेश्चन आसान कर दिया इन्होंने। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट एंगल मतलब पास के दो एंगल का सम। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल जब सम 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो इसका मतलब एडजेसेंट एंगल का सम 180 और इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं। टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द बोर्ड दे वांट टू कट शेप्स लाइक पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है यूजिंग शीट ऑफ डिफरेंट कलर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सीडी एंड बीसी। तो आपने यहां पे सीधे कहा अगर एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो आपका ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी आपको 5.5 दिया है तो सी डी भी आपका 5.5 हो जाएगा और ए डी आपको 3 सेंटीमीटर दिया है तो बी सी भी 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी डी की लेंथ हो गई 5.5, ये हो गया 3 और ये 3 सेंटीमीटर। अब चलते नेक्स्ट। टू कट पैरेललोग्राम एबीसीडी दे फिक्स्ड एंगल डी। ये वाला एंगल इन्होंने 60 डिग्री कह दिया। व्हाट शुड बी द एंगल बी टू गेट पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब आपने कहा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 60। तो आपका एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। व्हाट शुड बी एंगल ए टू गेट पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब अभी आपने पढ़ा, यहां पे लिखा भी है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, या आप ये भी कह सकते हो ये और ये का सम 180 होगा। अब देखो तो लॉजिकली भी सोचो, पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अगर ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज आल्सो 180। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी से भी आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी आपको पता है 60, तो एंगल ए आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपका एंगल ए हो गया 120 डिग्री। अब सम ऑफ द पैरेललोग्राम वर कट टू गेट ट्राइंगल सच एज टू डिजाइन फ्लावर एट द कॉर्नर ऑफ बोर्ड इफ बीडी इज केप्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहे बीडी, ये आपको बीडी दिया हुआ है, ये 8 है और एसी आपको 6 दिया हुआ है। कहते एई की लेंथ क्या होनी चाहिए। अब देखो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ई है तो आपका एई ईसी के बराबर होगा और बी जो है वो बीडी के बराबर होगा। मतलब बीडी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और एसी भी होगा। तो इस तरह से आपका एई जो है डेट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 6 से एसी 6/2 आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका एई की लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो ये आपका क्वेश्चन 10 कवर हो गया केस स्टडी। आई होप आपको ये केस स्टडी सारी बेटा बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आप एक बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये केस स्टडी धीरे धीरे बहुत आसान लगने लगेंगी। मैं अगले लेक्चर में और 10 केस स्टडी लेके आऊंगा नए चैप्टर के साथ। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए 3 चैप्टर, चैप्टर 4, 6, 7 और 8, 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर की हमने केस स्टडी डिस्कस करी। जो भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इन्हें क्लियर करने की। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें लेक्चर को, कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे जो नए लेक्चर आएंगे वो आप प्रॉपरली आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। तो बस आप सबों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसके अलावा चैनल को जितना हो सके शेयर करो, प्रमोट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।